what made you come back and why do you want to serve Karachi especially? My family has been in politics for the last 4 generations now. 4 generations? 4 generations, yeah. That's like 120 years. क्या आपको पता है कायद-ए-आज़म का मज़ार भी हम लोग की फैमिली की ज़मीन पे बिल्ट है? Really? Yeah. अगर 180 years से कराची में है तो how are you a Baloch? Aren't you a Sindhi? लेकिन हम लोग या कोई भी ethnicity out there, they've been Baloch और Sindhi और Pakhtuns far longer than Pakistan has existed. What do you mean celebrate करना चाहिए? पंजाबी कल्चर डे कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है या सिंधी कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं, बलोच कल्चर डे सेलिब्रेट कर रहा होता है. लिटरली एवरीवन स्टार्ट्स ट्रोलिंग ईच अदर कि यार कि ये कहाँ से अंदरूने सिंधी अंदरूने बलोचिस्तान से जाहिल लोग उठकर आ गए हमारे शहरों में. You became an entrepreneur and you started a logistics business. We started this business called Move It back in 2020, right after I quit my job at PwC. Your father has a big personality. How do you deal with being in the shadow, stepping out of the shadow? How does that equation work for you? जो मैं कर रहा हूँ so far to date, literally मेरा जो decision भी था to get into politics, he never pushed me क्या तुम्हें करना ही करना हर हालत में. अक्सर मेरे पास ऐसे लोग नज़र आते हैं जो आके कहते हैं कि यार मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना है, मुझे बाहर कोई जॉब दिला दें या मुझे फ्रीलांस का काम करवा दें, एनीथिंग टू गेट मी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. और ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे ही मिलते हैं, हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही ज़्यादा लोग हैं. कम मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बाहर छोड़ के वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, स्पेशली जब उनकी तालीम आला तालीम बाहर से है, उनका काम का एक्सपीरियंस बाहर से है, लेकिन वो सब छोड़ के पाकिस्तान आके ऊपर से पाकिस्तान आके सियासत करना चाहते हैं. आज एक ऐसे ही नौजवान को मैंने दावत दी थी कि मैं समझूं कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो बाहर छोड़ के पाकिस्तान आएंगे और इस मुल्क को सर्व करेंगे. तो देखते हैं इस कॉन्वर्सेशन को असद गबोल के साथ. असद, हाउ आर यू टुडे? Awesome, sir. Thank you so much for having me. It's a pleasure and an honor to be here. Thank you for the time. I really found your story interesting when you were mentioning it. So I thought, why not document it? Let's have a chat on it. मुझे बताओ, what made you come back and why do you want to serve Karachi especially? So when I initially moved out of Pakistan to study at the LSE, जब मैं नया उधर में गया था तो दिमाग में कभी ये बात नहीं रखी हुई थी या कभी बात सोचनी थी कि इधर परमानेंटली रहना है या लेट्स से कि इधर कोई करियर बिल्ड करना है या फैमिली लाइफ इधर बिल्ड करनी है. दिमाग में बस यही था कि यू नो गॉड हैज़ बीन काइंड इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग मी गेट इनटू अ टॉप नॉच यूनिवर्सिटी. उधर अपनी तालीम हासिल करनी और फौरी तौर पे वापस पाकिस्तान चले ही जाना है. लेकिन फिर कुछ हुआ इस तरह के जैसे ही मैं उधर जब पहुंचा तो LSE का जिस तरह का एक एनवायरनमेंट था, काफ़ी एक कंपेरेटिव एनवायरनमेंट था. एवरीवन वाज लुकिंग टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टिंग. तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि आप भी उस हर्ड मेंटालिटी में केव इन कर जाते हो. तो उनकी देखा देखी में मैंने भी समझेंगे एप्लीकेशंस भरना शुरू कर दिए सम इंटर्नशिप्स के लिए. अच्छे mentors भी थे, तो thankfully I got a summer internship at PricewaterhouseCoopers and then that converted to a full-time offer. So anyway, I decided to stay back for some time, but again, even when I took on that role or that job, the plan was never to stay back for, let's say, longer than 3 years or 4 years, and that's what happened. And there's a good enough reason for that. So my family has been in politics for the last 4 generations now. 4 generations? 4 generations, yeah. That's like 120 years. Literally, that's how it is. So my great-grandfather, Allah Bakhsh Gabol, he basically started doing politics back in 1920s. From Karachi in general, he was part of KMC. He was a municipal councillor, which back in the day was a huge deal. आजकल के दौर में शायद नहीं, क्योंकि पावर काफ़ी ज़्यादा concentrated है provincial governments के हाथों में या federal governments के हाथों में. But उस वक्त municipal councillor होना बहुत बड़ी बात थी. And then eventually, the way we got fame in the political scene was that in 1937, my great-grandfather defeated Sir Abdullah Harun, जो कि ये आपने Abdullah Harun Road का भी नाम सुना होगा, जिस पे Marriott और भी काफ़ी well-known landmark sites मौजूद हैं. उनको उन्हें independently defeat किया था लियारी के elections में, which was considered to be a major upset. You could say an upset equivalent to, let's say, for example, like let's say like Imran Khan losing to, for example, let's say, I don't know, someone like some random gentleman in Karachi. If he contests politics against Imran Khan, if he wins, that'd be how big of a deal it would be. And literally that's how it was, because Sir Abdullah Harun was the candidate of Muslim League, All India Muslim League, which obviously was a big deal. And my great-grandfather was literally just campaigning based on the fact that he was Baloch. And because Liari was majority
the population of Liari, since it made up of ethnicity of the Baloch ethnicity, we were able to, or my great grandfather was able to comfortably win that election. फिर हुआ ये कि anyway उसके बाद फिर वो 1937 के उस पहले जो सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद पहली वो जो है पार्लियामेंट सेटअप हुई थी सिंध के लिए, क्योंकि पहले बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कहा जाता था. So he was nominated as the first deputy speaker, and then afterwards he went on to become mayor of Karachi twice, which again was a huge deal. Then after that, his son Sattar Gabol, who's my father's uncle, he was Bhutto Saab's close companion, was his federal minister for labor, and also served as the provincial health minister. And then later on, his nephew, who's my father, you might have heard of him, Nabil Gabol, from the Pakistan People's Party, contested from Liari, has been active since the time he was 26 years old. He recently got elected again, and now it's my brother Nadir who's active in Liari politically, and I'm currently looking into Liari, but at the same time I'm working for a different constituency, which is in Sorabgod town area. And Sorabgod, a lot of people might not know this, but it's actually named after Sorab Gabol. It's not named after a Pakhtun, which generally a lot of people assume that is the case, but it's actually named after a Gabol of mine who used to own quite a bit of land in that area. तो सोराबगोड टाउन समझे हम वो इलाका है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के अंदर ये शुमार, जहाँ से मैंने अपनी सियासी करियर का आगाज़ किया, और लास्ट ईयर मैंने समझें कि टिकट के लिए अप्लाई भी किया था, और फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ना मैं उधर एक्टिवली वर्क भी कर रहा हूँ. एंड इंशाल्लाह आई एम होपफुल दैट नेक्स्ट टाइम द पार्टी व्हिच इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दैट आई एम एफिलिएटेड विद माइट कंसिडर मी फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस. So it makes sense that a person who's had a long family affiliation comes back and wants to serve the city. But इसमें मेरे 2-3 और सवाल निकल के आते हैं. एक बात तो you said which surprised me कि your family has been here for 4 generations. 6 generations. 6 generations in Karachi. In Karachi. Yet you identify as a Baloch. Yeah. How that doesn't make sense to me. अगर 6 generations हो गए हैं तो that means 180 years, right? 30 years is a generation is what they say. तो अगर 180 years से कराची में है तो how are you a Baloch? Aren't you a Sindhi? Sir, we're Sindhi Baloch. Or aren't you a Karachiite or a Kulachiite? We do call ourselves, ये mindset जो है मुझे I want to understand, क्योंकि one of the challenges in Pakistan today is कि पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, या तो आप सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, फिर आपके हज़ारा, इतने सारे हैं, पश्तून, मुहाजिर, हम कम्युनिटीज़ हैं. अगर ये सोच आज भी मौजूद है तो ये कभी भी एक यूनाइटेड नेशन नहीं हो सकता है. तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो एक माइंडसेट है कि वी आर बलोच, यही माइंडसेट सिंधीज़ में भी है, यही माइंडसेट पंजाबीज़ में भी है. Where does this come from? And why does it remain even though you're no longer in that physical location for 180 years? So first off, I think कि ये I would say further identification जो हम लोग करते हैं as Baloch or Sindhi, Pakhtuns, this is meant to be celebrated because देखो हम लोग या कोई भी ethnicity out there, they've been Baloch or Sindhi or Pakhtuns far longer than Pakistan has existed. And if we even see our peers, our regional peers, आप इंडिया में देख लें, वो लोग अपने इस रीजनल आइडेंटिटीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं. और हमने भी एक चीज़ देखी, आप भी मेरे ख्याल से शायद न्यूयॉर्क में थे, आई थिंक कॉर्नेल साहब ने ग्रेजुएशन की, तो एंड आई गेस यू आर लीमन ब्रदर्स, न्यूयॉर्क में आप थे और मैं लंदन में था. इन शहरों की खूबसूरती किस चीज़ में कहाँ से वो ओरिजिनेट करी? द फैक्ट कि देयर वाज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, राइट. हमारे मुल्क का इशू यही है कि हम लोग इतना ज़्यादा पाकिस्तानियत को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करने के चक्रों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अपने उस इडियोसिंक्रेसीज को या हमारी यूनिकनेस को हम लोग सेलिब्रेट करना नहीं चाहते. और उसकी वजह से क्या होता है कि आई फील है कि सबकॉन्शियसली एक दूसरे के लिए बंदा वो रिजेंटमेंट या वो बायसेस भी डेवलप करना शुरू हो जाता है कि यार वो बलोच है, वो सिंधी है, वो क्यों अपना आपको इस तरह बोलता है, वो क्यों इतना ज़्यादा प्राइड उस चीज़ में होल्ड करता है, तो वो क्यों नहीं अपना आपको पाकिस्तानी कहता है. उस चीज़ से मेरी नज़र में आई फील है कि डिफरेंसेस बढ़ते हैं. इनफैक्ट हमें चाहिए कि इन चीज़ों को, इन डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करने की कोशिश करें. आपने सही कहा कि हम लोग चाहे हम लोग बलोच हो जाएं या कोई भी और एथनिसिटीज़, हम लोग जनरली कहते हैं बातें कि हम लोग ये एथनिसिटी हमारे लिए फ़ख्र की बात है. इस चीज़ को हम लोग नेगेटिवली क्यों देखते हैं? What do you mean सेलिब्रेट करना चाहिए भाई? हम नेगेटिव सही कहा, बिल्कुल. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड आंसर एंड आई लाइक द वे यू फ्रेम्ड इट.
what is the difference between celebrating your, let's say, ancestry versus जो यहाँ पे एक negative perception create किया जाता है? In your mind, what's the difference? So difference ये right, like let's say कि अभी भी in today's day and age we're all connected on social media. हम लोग देखते हैं let's say जब ये कोई पंजाबी culture day कोई celebrate कर रहा होता है या सिंधी culture day celebrate करते हैं, बलोच culture day celebrate कर रहा होता है, literally everyone starts trolling each other कि यार कि ये कहाँ से अंदरूने सिंध या अंदरूने बलूचिस्तान से जाहिल लोग उठकर आ गए हमारे शहरों में. As I said, हम लोग, मेरी फैमिली इस शहर में पिछले 6 जनरेशन से मौजूद है. हम लोग की बड़ी कुर्बानी है इस शहर के लिए. मेरे परदादा ने बैक इन द डे, क्या आपको पता है कायद आज़म का मज़ार भी हम लोग की फैमिली की ज़मीन पर बिल्ट है? Really? Yeah, it was donated by my great grandfather. In fact, his father, खुदात गबोल, खुदात कॉलोनी का आपने शायद नाम भी सुना होगा इर्द इलाके में. It's named after my great grandfather's father. He donated those lands to help inhabitate the immigrants who were coming from India, which obviously was our responsibility, and we fulfilled that responsibility. And आप खुद भी देखते होंगे कि स्कूलों में बार एक चीज़ को मैं विटनेस करता हूँ, और इस खुद चीज़ को मैं शायद खुद भी इन पर्सनल कैपेसिटी विटनेस किया कि जब मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से उर्दू में बात करता था बच्चों ने स्कूल में, तो टीचर्स आके डांटते थे, आप उर्दू में क्यों बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात करें. कहने मकसद है कि अगर आप लाहौर में चले जाए अगेन कि लेट्स से कि अगर आपका फैमिली टंग आपका सराइकी है या पंजाबी, आप उस चीज़ को बोलते हैं, आप क्यों पंजाबी में बात करें, क्यों सराइकी में बात करें. तो हमें एज ए नेशन हम लोग को अपने इन कल्चर ट्रेडिशंस को अपहोल्ड करना चाहिए. ये नहीं कि उसको शन करें कि बोले क्योंकि वो बंदा अंग्रेज़ी में बात करे, क्योंकि वो उर्दू में बात करे, खालिस उर्दू में, तो वही एक पढ़ा लिखा एक तहजीब याफ्ता सोसाइटी का हिस्सेदार, अदरवाइज वो एक जाहिल है या उसका कहने मकसद सोसाइटी में हिस्सा नहीं है. तो ये एक माइंडसेट एक अनफॉर्चुनेटली परसिस्ट करता है हमारे आम आई वुड से पॉपुलस में. आम आदमी के दिमाग में, या एटलीस्ट जिसका वो एक कल्चरल ट्रेडिशनल बैकग्राउंड नहीं है, या लेट्स से कि ओवर द इयर्स उसको कन्विंस कर दिया कि आपने एक सर्टन अंदाज से आपको पेश होना सोसाइटी में, उसके लिए उसके दिमाग में ये बायसेस के तौर पे ये क्रिएट हो गई हैं, जो कि आई फील है कि हमें इन बायसेस को एड्रेस करना चाहिए. एंड आई फील है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशंस अबाउट दीज डिफरेंसेस, अबाउट दीज cultural nuances which one should uphold instead of being ashamed of them or trying to shun them away. And I think that's a valid point you've raised, because जो example दिया बाहर रहने का, मुझे याद है जब मैं बाहर रहता था तो न्यूयॉर्क शहर के अंदर 14 अगस्त मनाया जाता था और एक परेड निकाला जाता था on 5th Avenue. The Pakistanis would have a parade there. और इसी तरह there were parades for celebrations of different nationalities, celebrations of different, मतलब gay pride parade होती है, ठीक है, different belief systems, different value systems, और उसको celebrate किया जाता है. And you're right, यहाँ पे हम celebrate नहीं करते, हम उसको as a divisive tool use करते हैं कि यार divide करके रखो. That is a challenge. And I think that, to your point, how can we celebrate it? We have to look at the value it brings to our culture and how it puts our culture together, which is an amalgamation of different colonies and communities that lived around this geographic area with different value systems. But it leads to my second question, is that, so you come from this background, and this background has had a rich contribution to the city in specific areas. Yeah. Some people would view that as the one thing that everyone sort of trolls against, right? Dynastic politics. Yeah. Dekho, yet another future young politician who comes from a political family. आम आदमी तो उठ के सियासत नहीं कर सकता, सिर्फ यही लोग मुल्क चला रहे हैं और यही families के बच्चे आगे जाके सियासत करते हैं, right? तो how do you respond to something like that? देखिए, आई अंडरस्टैंड कि पीपल हैव कंसर्न्स के डायनेस्ट्स क्यों समझें आगे फोल्ड में आ रहे हैं, क्यों यही समझें लीडरशिप पोजीशंस ले रहे हैं. लेकिन एक्टिवली अगर मैं एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द देखूँ और एटलीस्ट सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रैक्टिस देखूँ, अपनी पीपल्स पार्टी की अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, मैं पीपल्स पार्टी ने अभी रिसेंटली जो डेप्यूटी स्पीकर आपका नॉमिनेट किया सिंध असेंबली का, हिज नेम इज़ नवीद एंथनी. ही इज़ अ क्रिश्चियन जेंटलमैन फ्रॉम विद नो पॉलिटिकल लेगेसी व्हाटसोएवर. अगेन सिमिलरली आपकी जो पहली दलित सेनेटर जो कि नॉमिनेट की गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको सेनेट में नॉमिनेट करके उनको भिजवाया था. उसके बाद शीदी कम्युनिटी, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से शीदी कम्युनिटी, मेरे खुद के लियारी में, हमारे लियारी के अंदर और बदीन के जो सिंध के काफ़ी अजला हैं जहाँ पे शीदी कम्युनिटी जो कि अगेन वर ब्रॉट ओवर एज स्लेव्स बैक इन द डे बाय द ब्रिट्स, दे आर स्टिल हियर टू डेट.
उनकी कम्युनिटी की खातून को रिजर्व सीट पे आज भी पीपल्स पार्टी ने MPA बनाया हुआ है। और मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल अपने खुद के केस में दे दूं। आपको पता है मुझे इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने चुना एक ऐसे शख्स को जो कि एक वर्कर लेवल इंसान था पीपल्स पार्टी का, जिसका अगेन ना उसका कोई ख़ास पॉलिटिकल ना लेगेसी था फैमिली वाइज, ना उसके फाइनेंसेस कुछ खास थे, लेकिन पार्टी ने अपने खर्चे के बलबूते पे उसको टिकट उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इशू किया, जो कि PS 97 का कॉन्स्टिट्यूंसी है। बशीर ब्रोही साहब उनका नाम है। उधर से पीपल्स पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया इंस्टेड ऑफ मी। हालांकि मेरा पूरा जो एटलीस्ट जो पूरा केस ही था टू अप्लाई फॉर दैट सीट वाज कि अगेन मैं गबोल फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मेरे गबोल्स उधर मौजूद हैं एक डिसेंट तादाद में। अब मेरे खुद के ज़ाती वोट्स हैं, मेरे दादा का उधर से ताल्लुक है, जो कुछ गोट्स हमारी फैमिली के नाम पे है। तो मेरा एक हक या समझें कि उस तरीके से एक केस बिल्ड होता है कि मैं इधर से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली द गाय एक्चुअली लॉस्ट द इलेक्शंस एंड आई एक्सप्लेन टू यू व्हाई। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे साउथ एशिया के अंदर, या एटलीस्ट आई वुड से कि ग्लोबली अगर आप देखें, डायनेस्ट्स का एक हमेशा से सियासत में एक हिस्सा रहा है, और एटलीस्ट आवाम भी उनको एक सर्टन एक्सटेंट तक पुश्त बनाई या वो सपोर्ट करती है, क्योंकि उनका एक लेवल ऑफ कंफर्ट होता है, एक लेवल ऑफ फेमिलियरिटी होता है उन फैमिली के साथ। अब जैसे आज भी अगर पीपल्स पार्टी का वोट है भुट्टो साहब के नाम पे, भुट्टो साहब ने वो कारनामे किए थे, अपने जान दी उसूलों के बुनियाद पे कि भुट्टो साहब की फैमिली का नाम आज तक, बिलावल साहब तक, आज तक भुट्टो साहब के नाम पे चल रहे हैं। सिमिलरली PTI के अंदर वोट सारा का सारा इमरान खान के नाम का है। सिमिलरली शरीफ्स का नाम है, hence why शरीफ्स are there, नून लीग is there, तो आवाम उनको पसंद करती है ये। और similarly if you look into India, Gandhis are there for a reason. And if you go further down east, you have Bangladesh. Sheikh Hasina is still there, who's Sheikh Mujib's daughter. Sheikh Mujib was assassinated by the military. तो क्योंकि इन families ने अपना एक समझें कि sacrifices दिए हैं in the shape of time, in shape of अपने जानों का नजराना पेश किया है, तो ऑब्वियसली आवाम उनसे एक वो रेजोनेंस फील करती है, राइट? दे फील अटैच्ड टू देम फॉर अ रीजन, एंड उसकी वजह से that converts into votes, and that converts into popularity, and eventually it converts into you coming into the parliament. And does it convert into a right to contest versus an independent? I wouldn't say it confers a right upon you. Like as I said, in my family, how did we sort of, so you have to start somewhere. Like Allah Bakhsh Gabol, my great grandfather, in the political scene of Liari was a nobody. Sir Abdullah Harun literally set up Liari in terms of helping people settle down in Liari. Unki badi khidmat the. But he was a nobody politically at the time in 1937. He shows up and he starts campaigning against Sir Abdullah Harun and says, I'm a Baloch, I'm your own, I'm your brother, vote for me. And that's how he won the support of the people. And अगर to date आज तक अगर People's Party मेरी फैमिली को उधर से अगर नॉमिनेट करी, वो क्यों करी? क्योंकि सिर्फ इसी नहीं, क्योंकि लेट्स से नबील गबोल, क्योंकि गबोल फैमिली के साथ तो मेरे बाबा के 50 और कजन्स हैं, राइट, जो कि सियासत में आ सकते थे। वो ऑब्वियसली आपका अपना भी एक सर्टन लेवल ऑफ कमिटमेंट, एक अपना सर्टन लेवल ऑफ आपका एक जज्बात, आपका एक खुद पर्सनालिटी टाइप होती, जिसकी वजह से आप सियासत में कामयाब हो। तो बाज़ हम लोग सुनते भी, हमने हमारे इर्द गिर्द हमारे सोशल सर्कल्स में भी, क्या उसके वालिद के बाद उसने अपना सिस्टम सही नहीं संभाला, सिस्टम इन द सेंस पॉलिटिकल सिस्टम नहीं संभाला, या लोगों के साथ उठना बैठना नहीं, तो इसलिए वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो गया। तो ये नहीं कि डज नॉट कन्फर अपॉन अ राइट, बट इट एड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू कि आपने, क्योंकि आपके एक सर्टन फैमिली से आपका ताल्लुक है, कैन यू ऑब्वियसली आउट डू देम और कैन यू कैरी आउट द लेगेसी? तो इट्स नॉट रियली अ राइट, इट्स रियली मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच इट्स इन योर हैंड्स इफ यू वांट टू ruin the chance or take things to the next level. Makes sense. So that's how I view matters. Obviously some people might have different opinions and different take on this, and a lot of people obviously do criticize this, but it's a reality and you have to deal with it. Again, it's in your hands, either vote us out, or some people choose to acknowledge it, क्या यही हमारे साथ खड़े रहते हैं बुरे वक्तों में, right. यही लोग हैं हमारे साथ बुरे वक्तों में खड़े होते जब हमारी बिजली फॉर एग्जांपल नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, या लेट्स से हमारे बच्चों को उठा के ले गए XYZ लोग, कुछ भी मसला हो, हम लोग ही खड़े होते, which is why हमारे पास आते रहते टुडे, राइट? तो that's how we view things. और एटलीस्ट मेरी फैमिली के अंदर भी, तो हमारे जो गबोज, हम लोग we're a tribe of 300,000 people. They all come to us to have their matters resolved. क्यों? क्योंकि again हम लोग ने point time and again हमने prove किया है, वो चाहते किसी और गबोल के पास भी जा सकते हैं. As I said, there are 300,000 of us. My father or my family were not the only gabols, right. But because my father is there to put himself on the line for his tribe,
That's why people listen to us, or people at least follow us. And as I said, it's a matter of honor for us. It's not a matter of right, or it's not something that we exploit. But again, it's a matter of responsibility for us. So let me ask this, it transitions nicely. You mentioned your father sort of represents the family, right? We've seen in our, बल्कि पूरे सबकॉन्टिनेंट में यही है कि फैमिली बिजनेसेस और फैमिली लेगेसीज का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. वेदर आप कोई टेक्सटाइल बिजनेस चला रहे हैं, किसी दादा ने स्टार्ट किया था, फिर बाप ने बड़ा किया, अब बेटे आके उसको लेके चल रहे हैं. लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज भी मैं सुनता हूँ कि जो फैमिली में जब बड़ा मौजूद होता है, ठीक है, और वो चीज़ें चला रहा होता है, और बेटा कुछ करना चाहता है आके, और बेटा शायद 20s में है, 30s में, इवन 40s 50s में भी हो, लेकिन वो फादर फिगर की पर्सनालिटी इतनी जब बड़ी होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टेप आउट ऑफ द शैडोज. योर फादर हैज़ अ बिग पर्सनालिटी, राइट? हाउ डू यू डील विद being in the shadow, stepping out of the shadow? How does that equation work for you? So it's a tricky, obviously, dynamic. But the thing is, you have to strike a balance. His presence there, and for that matter, for any arrangement out there, be it in family businesses, etc. Obviously, you have to take their advice. You have to take their guidance. And बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको वो अथॉरिटी दी जाती है कि आपको हम लोग मशवरा दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, बाकी हर चीज़ आपके हाथ में. मेरी फैमिली के अंदर भी समझें कि इस तरह का एक डायनामिक ही है. माई फादर इज़ अ वेरी चिल्ड आउट डूड, ओके, ही इज़ अ वेरी लेड बैक गाय. सो फार आई किड यू नॉट, जो भी आज तक मैंने टू डेट किया है, आई एम टर्निंग 30 दिस ईयर, आज तक जो मैंने किया है, कभी उनने इम्पोज एक चीज़ हम पे नहीं की है. नादर मेरे सिबलिंग्स पे, ना मुझ पे कि आपने ये करना है, वो करना है. जो मैं कर रहा हूँ सो फार टू डेट, लिटरली मेरा जो डिसीजन भी था टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, ही नेवर पुश मी किया, तुम्हें करना ही करना हर हालत में. तो द थिंग इज कि इट रियली डिपेंड्स ऑन एवरी फैमिली के उनका डायनामिक किस है. लेकिन बाज़ वही होता है कि अगेन यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस किया कि टेक योर एल्डर्स years or decades of experience as a guiding hand, but at the end of the day you need to be mindful, or you need to have that foresight यार कि चीज़ें किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, चाहे वो सियासत में हो. अभी जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, अगर मैं वही चीज़ें करता रहूँ कि लेट्स से जो मेरे परदादा ने की हो, या मेरे वालिद साहब ने की हो, या मेरे दादा ने की हो, वो चीज़ें इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वो चीज़ें रेलेवेंट हो जाएंगी. लाइक मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ. आज तक लोग ये कहते हैं कि सत्तार गबोर बैक इन द डे वाज द लेबर फेडरल मिनिस्टर, और उनके दौर में क्योंकि नई जो कंपनीज नेशनलाइज हुई थी, तो ही गेव आउट लिटरली 30,000-40,000 jobs to people of Karachi and in general. कहने मकसद है क्योंकि वो नेशनलाइज की गई थी इंडस्ट्रीज, और उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो रही थी. तो कहने मकसद है उन दिनों मुल्क भी हमारा कितना 20 साल पुराना था, तो उन दिनों एक वो कहने मकसद कैपेसिटी थी कि आप लोगों को नौकरियां दे भी सकते थे. और आज हम किधर खड़े हैं? आज हुकूमत के पास नौकरी देने को नहीं है. हम लोग आज कभी हमने कल परसों एक बजट अनाउंस किया जो कि बिल्कुल ही समझे कि IMF के गाइडलाइंस के बेसिस पे हमने अनाउंस किया. वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सिडीज बीइंग रोल्ड बैक, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंप्लीटली प्लमेटिंग. तो अगर हम लोग वही माइंडसेट को साथ लेके चले गया कि नौकरियां ही लोगों को बांटनी है, लोगों के टेक्निकल स्किल्स पर हमें काम नहीं करना, या ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना, या वो पॉलिसीज पे काम नहीं करना जो कि आगे की रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ों पर काम करेंगे, तो हम लोग तो पेरिश हो जाएंगे, राइट? तो बात सारी कि you have to strike a balance. मतलब you see what obviously succeeded, like see what was successful in your elders' case, even in your family businesses, right? Like I recently was fortunate enough to meet this gentleman in London who comes from a very well-known business family. They all just sit on the board. They have no role in the day-to-day decision making. Even Harvard Business School covered their case study, जो कि डाबर, आपने सुना होगा डाबर जो है बायो आमला वाले, Mohit Burman साहब हैं उनके chairman. I was fortunate enough to meet him in London, and we had a pretty detailed chat about that. कि वो ये बताते हैं कि किस तरीके से कि after their father's generation, they brought in McKinsey or brought in a few bunch of consultants. उन्होंने बाकायदा एक succession plan chart out किया कि क्या उनका day to day business के अंदर क्या उनका role रहेगा, या क्या उनकी समझें contributions रहेंगी. क्योंकि अगर वो day to day basis पे अगर अपने mindset के basis पे चीज़ें लेकर चलेंगे, तो वो ओवरऑल वो जो मैसिव विजन है या कंपनी का जो भी एक ग्रैंड थीम या विजन अचीव करना, वो किससे अचीव कर पाएंगे. तो कहने का मकसद है कि आपको आपके आने वाले ट्रेंड्स को चीज़ें मद्देनजर रखनी है. आपकी जो बड़ों की लेगेसी है, जो टीचिंग्स है, उनको बिल्कुल आप इनटू अकाउंट रहें.
obviously accept what's positive, try to shun what's negative, and you go ahead from there. Do you believe in the statement that power is taken, not given? There's a phrase, right? Right. That power is always taken. It's never Okay. given. Right. And history has many examples of that. Yeah. Where do you stand on this statement? So it's a pretty interesting one because हमारे सबसे recent history में अगर आप देखें इमरान खान की example, right? इमरान खान को पिछले 20 साल से एज अ प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, राइट? सिंस 1996 हमीद गुल साहब ने कहतन पे सर पे हाथ रखा, फिर उसके बाद पाशा साहब आए, फिर उनके बाद ज़हीरुल इस्लाम आए, एंड देन ऑब्वियसली इट ऑल कल्मिनेटेड विद जनरल फैज़ नदीम एंड हिम हैविंग अ फॉल आउट. तो ये समझे कि ये एक वो एक समवर ऑफ डुओपली वो जो एक कायम हुई थी, जिससे हम लोग कहते हैं सियासत में पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उनको किस तरह इमरान खान ने तोड़ा, राइट? या किस तरह उन्होंने वो ताकत उनसे छीना, वो प्योरली एक नैरेटिव एक बेच के, राइट? कि करप्शन करप्शन करप्शन, चोर चोर चोर, हम हक के रास्ते पे निकल गए, वो बातिल के रास्ते पे निकल गए. और कहने मकसद है कि साथ में उनके पास ऑब्वियसली स्टेट मशीनरी भी उनका साथ दे रही थी, बाकायदा जर्नलिस्ट को भी कहा जा रहा था इनको ही प्रमोट करना है आपने. So you're saying there's no corruption on the... No, I'm not saying that there is. Again, the power no statement I was asking more in context. I'm glad you took it here, but the context I was asking was power taken from father and son or from generations, right? Because typically यही होता है ना कि family business में भी अक्सर अलग हो जाते हैं, because power share नहीं हो पा रहा होता. So in that context, I'll come to the second context. In that context, where do you lie? Do you feel that power is handed over from one generation to another, or does the second generation have to take it from the first generation? Yeah, I sincerely feel कि again you cannot fake matters, right? Because in the sense कि अगर हम लोग सियासत में भी देखें, मैं अगेन भाव अपनी फैमिली एग्जांपल इसी दूँ क्योंकि मेरे परदादा के सिर्फ उनका एक बेटा नहीं था, राइट? उनके तकरीबन माशाल्लाह 13-14 बच्चे और थे. Similarly, my dada was never into politics. My actual grandfather was not. My grandfather's brother was. ये समझें कि ये अपॉर्चुनिटी जब आप देखते हो कि खुल रही होती है, आपको खुद you have to put yourself out there. You have to obviously prove your capability. You have to prove your worth, यार, कि ये जो एक चीज़ आपने बिल्ड कर ली है, कौन सा शख्स इस फैमिली में, पहली बात क्या उसके अंदर काबिलियत है भी, चाहे पॉलिटिक्स के केस में भी हो या चाहे वो बिजनेस के केस में भी हो, क्या वो स्पेसिफिक शख्स के पास क्या वो क्वालिटी या वो कैपेसिटी या वो कॉम्पिटेंस लेवल है कि वो या वो ये क्या कोई एक मेंटालिटी या वो एक कहने मकसद है कि फ्रेम ऑफ माइंड या वो पेशेंस उनके अंदर है कि लोगों के साथ डील कर सके. मेरे वालिद साहब बहुत एक बहुत कूल हेडेड इंसान है, एज अपोज टू माई चाचाज. माई चाचाज आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, they're by the way they're into business. They're based out of Oman. My dadi is Omani, by the way. I don't think I ever mentioned this to you. My dadi was Arab, and hence why most of my father's family is still based in Oman. And interestingly, my father was an Omani national and he gave it away in 86 because he absolutely hated living in Muscat. So बात सर ये कि उनको दी नहीं गई. सत्तार गबोल his चाचा उन्होंने वो ये नहीं बोला है नबील मेरे बेटे लंदन में रह रहे हैं या मेरी बेटी लंदन में रह रही हैं, वो सियासत करनी चाहिए, तुम सियासत कर लो. ऐसा नहीं था. मेरे वालिद साहब को शौक था, राइट? He had this interest in him कि यार कि I've moved back to I've moved back to Karachi now. I absolutely hated being a banker in Muscat. My father worked at Bank of Muscat, by the way. He absolutely hated being there. And anyway, he moved back to Karachi and he managed to meet Benazir somewhere, and he was just starstruck, right? This is what I want to do. Why is everyone so driven and charged to see this woman? What's about this occupation of politics? तो बात सर ये कि यू नीड टू पुट योरसेल्फ आउट देयर. जैसे आप कह रहे हैं कि दी नहीं जाती चीज़ें, आपको छीननी पड़ती हैं. ये छीना आई गेस कुड बी अ नेगेटिव कॉनोटेशन, बट चीज़ें लेनी पड़ती हैं आपको अपना खुद स्पेस क्रिएट करना पड़ता है. अगर मैं घर पे बैठ जाऊँ ना कल को कि यार कि मैं इस फैमिली से मेरा ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी मुझे कल को टिकट देगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आई नीड टू पुट माई सेल्फ आउट देयर. आई नीड टू एड वैल्यू टू द पार्टी. आई नीड टू ऑब्वियसली showcase the fact यार कि मैंने जो दुनिया से जो एक्सपोजर जो सीखा है, या आप जैसे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना कुछ अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं, हम किस तरीके से उसको पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तभी जाके पीपल्स पार्टी के अंदर मेरा स्पेस क्रिएट होगा. क्योंकि ये बात मैं बताऊँ, लियारी के अंदर
आई नो दिस फॉर फैक्ट, मेरे वाले साहब का जो एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी है, ना मेरा भाई ना मैं वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक अलग, एक ऑब्वियसली यूनिक पर्सनालिटी टाइप है, जिस तरह का उनका एक डिमीनर है हर चीज़। हम लोग सिर्फ उस वक्त ही उस चीज़ को, उस गैप को, चाहे लियारी है कहीं और कराची या पाकिस्तान में कहीं भी, फिल इन गैप उस वक्त कर सकेंगे जब हम लोग अपना वैल्यू ऐड कर सकेंगे इस दौर के अंदर। True. So I don't know if that answers your question, but that's my take on it. No, I think it's interesting that you have to create your own space and you have to prove your worth. And I think that ties in with what you did. You moved back to Pakistan. You gave up the PWC gig. Yeah. And you became an entrepreneur and you started a logistics business. Correct, I did. So we started this business called Move It back in 2020, right after I quit my job at PwC. I was at PwC in London for a few years, and then I moved back to Karachi and I was working at Ferguson. जो कि PwC का लोकल एफिलिएट पार्टनर फर्म है. So then how did you think कि मैं ये कंसल्टिंग की जॉब छोड़ के एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप बन के अपनी स्पेस क्रिएट करूंगा और दूसरों से स्पेस जो है, जो पावर है, you know, business मैं लूंगा. Exactly how you explained it. In terms of politics, how did you think you would do it in a business? So what happened was कि again, consulting or audit and accounts is very different to running a cutthroat hardcore operational business. What happened was कि हम लोग मेरे जो दो co-founders इस्लामाबाद में based हैं, Uzair and Hassan, they reached out to me in Karachi that they wanted to launch Move It operations in Karachi. And I jumped at the opportunity because there was some story behind it. So मैंने March 2020, मुझे अभी भी दिन याद है, 10 March 2020 को मैंने अपना final day serve किया था Ferguson पे, and 11th March को nationally lockdowns announce हो गए थे, right? तो जैसे ही मैं घर आके बैठ गया, जैसे ही मैं घर आके मतलब रिजाइन करके घर बैठा हूँ, मैंने लिटरली दिमाग में ही सोचा था, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा पॉलिटिक्स उस वक्त करनी है. I was still roughly 25 at the time, so I was still thinking यार कि I still need to sort out my own stuff first before I get into politics. तो मैं सोचा था I'll do some agriculture in the ancestral village which is in Jamshore district. I was like, I might just go down there. But next day I wake up, national lockdowns announced, and I'm stuck at home figuring out what to do next. फिर क्या हुआ कि जैसा हम लोग का ऑब्वियसली सियासी एक अफिलिएशन है लियारी के साथ, और फिर मेरे खुद की ट्राइब इधर मौजूद है, सफूरा गोट में, सुराब गोट में, पिपरी, गडा, यू नेम इट. कराची में काफ़ी अजला में, कोरंगी, बिलाल कॉलोनी में गबोल बैठे हैं, एंड मोस्टली नॉट फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, नॉट फ्रॉम वेल टू डू बैकग्राउंड्स, देयर मोस्टली अंडर प्रिविलेज, राइट? सो आपको पता है लॉकडाउन हुआ तो pretty much जो डेली वेज जो पॉपुलेशन they were all wrecked, right? तो मैंने ये डिसाइड किया यार कि obviously I have some time on my hands, so might as well raise some funds and distribute ration items to gabols in Karachi and लियारी में. फिर उससे हुआ है कि आप समझ सकते हैं, मैंने स्मॉल स्केल एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन रन किया एसेंशियली. औरंगी टाउन में एक दोस्त का मेरा एक गोदाम था, उधर हम लोग चावल, दाल, चीनी, आटा वगैरह पैक कर रहे थे. गाड़ियां मंगाने के लिए कॉल कर रहे थे, गाड़ियां जब मंगाने के लिए कॉल करें, गाड़ियां आ नहीं रही. कह रहे हैं सर पहुंच रहे आधे घंटे में, 3 घंटे बाद पहुंच रहे हैं. 2-3 लोगों को कॉल करें, एक बंदा 5,000 रेट कोट कर रहा है सेम लोकेशन के लिए, दूसरा बंदा 2,500 रेट कोट कर रहा है. तो मुझे बात समझ नहीं आती है हो क्या रहा है, राइट? तो एंड देन एट द सेम टाइम मैंने चीज़ें नोटिस करना ये शुरू कर दी, किस तरह द एंटायर वर्ल्ड वाज ट्रांजिशनिंग, और एटलीस्ट फॉर दैट टाइम पीरियड ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी. My father was literally, doing his interviews on Skype now. My parents were just constantly watching Netflix. They were using Food Panda and whatnot. So at the time, वो एक कहने मकसद है कि realization था कि यार कि we're seeing what efficiencies the digital economy or digitization is unlocking for a few industries. So when coincidentally my co-founders from Islamabad reached out, यार हम लोग ये Move It नाम का एक मॉडल है which is similar to Uber for logistics कराना चाह रहे हैं कराची में. Are you game? I was like, bro, I'm game. Obviously, यार कि हमने देखा है Uber ने, हम लोग UK में थे जब Uber नया टेक ऑफ करना शुरू हुआ था 2013 onwards. Right. So I was like, why can't this do well in the logistics space? So obviously we started initially with our own capital. हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत जो हमारी जमा पूंजी तनख्वाह उससे थी, हम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, bootstrap किया for a year. We were fortunate enough to get some clients startingly at the start initially, and then eventually we raised money from a few investors. You might have heard of SOSV or Orbit Startups. They're pretty active in Pakistan. They came in with the initial check, and then there's the Cinepax group, the guys who do the Cinepax cinemas. They came in, and then eventually the PIBT, PICT guys came in. One of the sponsors of PICT, PIBT, one of the
sponsors from that group came in and they invested in us. So कहने मकसद है कि हम लोगों ने एक सिंपल इशू को हमने एक रिजॉल्व किया जो कि ये था कि लैक ऑफ विजिबिलिटी इन द स्पेस, राइट? कि यू हैव नो मीन्स टू ट्रैक नॉर ट्रेस मूवमेंट ऑफ गुड्स, यू हैव नो मीन्स टू हैव प्राइस एफिशिएंसीज, और यू हैव नो एक्सेस टू प्राइस प्राइस आर्बिट्राज क्या है, कॉस्टिंग क्या है, आपकी लेबर की क्या कॉस्ट है, या आपकी अगेन लेट्स से आपको डिफेंस आपको एयरपोर्ट सामान भिजवाने या वाइस वर्सा, या लेट्स से एयरपोर्ट से आपको गुलिस्तान जौहर सामान भिजवाने, वो रेट्स क्या होने चाहिए? तो सिमिलरली हम सिंपली हमने क्या किया, हम लोगों ने कस्टमर को बी इट बिजनेसेस और हाउस होल्ड्स, हम लोगों ने वो एक एम्पावर किया कि यू कैन हैव बेटर विजिबिलिटी ऑन योर लॉजिस्टिकल ऑपरेशन, बी इट फॉर मूविंग गुड्स फ्रॉम योर हाउस और यू डूइंग हाउस मूव्स. वी आर बाय द वेरी वेल नोन फॉर आवर हाउस मूविंग सर्विसेज इफ यू लुक अस अप ऑन इंस्टाग्राम. तो कहने मकसद है वी जस्ट सिंपली एड्रेस दिस इनएफिशिएंसी व्हिच हैज परसिस्टेड फॉर डेकेड्स नाउ एंड इट्स अ फ्रैगमेंटेड मार्केट. So in simple terms, हमने ये किया, and then साथ साथ हमने ये realize किया कि we in fact did not want to become competitors. We wanted to be partners for a lot of the big logistics companies out there. So we in fact actually started working with TCS. We started working with PTN as their fleet partners. We were like, yeah, you guys focus on what you're doing, which is essentially managing your customers for courier, or be in the case of managing your customers like KE or whatever the case may be. And we'll take care of your logistical, your logistics operations, your road freight operations. So that's simply what we did. And alhamdulillah, we've been doing it for the last 4 years now. And we obviously, and I, as the former CEO, now I'm the co-founder because, last year I went part-time to go full-time in politics. I thought to myself, कि हमने एक certain extent तक एक impact अपना create कर लिया, और मैंने at least as an entrepreneur मैंने एक impact create कर लिया. But in real sense, impact आप उस वक्त ही create कर सकते हैं जब आप power corridors के अंदर आने की कोशिश करें, आप पॉलिसी फ्रेमवर्क्स डेवलप करें, या पॉलिसीज डिवाइस करने की कैपेबिलिटी या डेवलप करें, या अगेन यू बिकम पार्ट ऑफ the ecosystem that would help devise those policies that would support entrepreneurs like us. Because again, even for me, even the startup ecosystem, it's not as democratized as we might think it is. So you think yeah, go ahead. So you think that creating that and getting into that policy decision making side of it, the only way to do that is through politics and not through building the business to at a certain scale you become influential enough to drive that. It could be done. It could be done either ways, right? But because you're choosing the political side. I'm choosing the political side because, again, for me, I feel like politics was always a calling. So it's because of the family background and the lineage and the upbringing and the calling, but it's not. But then, why did you go for entrepreneurship in between? It was just a happenstance at that time. Look, I always wanted to have a business of my own. I was always inspired by entrepreneurs. I, had quite a few friends in my school who, came from renowned, entrepreneurial families. But it's not an easy. It's not. It's not. I mean, a PwC job is a nice job. Yeah, you get a nice paycheck at the end of the month. You work 9 to whatever hours. You get a weekend most of the time. This is not. And it's a lot like politics. Yeah, it is. Because politics में भी कुछ पता नहीं होता यार, आपका वीकडे, वीकेंड, दिन रात एक होता है, कभी कुछ पता नहीं किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए आपकी, और वो मसला सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं. और एंटरप्रेन्योरशिप में, स्पेशली स्टार्टअप्स में, फाउंडर्स के साथ भी होता है. तो मेरे हिसाब से एक फाउंडर या को फाउंडर और एक सियासतदान की लाइफ बहुत सिमिलर है, बिल्कुल, राइट? It teaches you resilience, right? It teaches you two things: adaptability and resilience. What is resilience to you? How do you define it? Resilience to me is that if the odds are stacked against you, you still manage to get through. And in business, we know every week you have to figure out how to be resilient, because one fine day you wake up, you get an email that your business is now your contract is now being discontinued because our goods at the ports are stuck because of LC limitations, or let's say कि आपका वो हमारी स्टेट बैंक, आपको पता है पाकिस्तान में कारोबार करना कोई आसान बात नहीं है, चाहे जितने फ़वाइद हों भी for बिजनेस फैमिली. मैं नहीं कह रहा कि फ़वाइद नहीं है, फ़वाइद बहुत हैं. लाइक ट्रस्ट मी, मैं ऐसे फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कि इतना ज़्यादा समझें कि उनका एक लॉबी में एक प्रेजेंस है कि they can literally pass whatever policy that they want in their favor. जिससे आप पहले कहते कि बिजनेस फैमिलीज क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं रखती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है. आप ड्यूटीज़ वेव ऑफ करवा सकते हैं बेस्ड ऑन योर लॉबिंग कैपेबिलिटीज़. बट बात सारी ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कारोबार करना आसान भी नहीं है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स 20-22% पे हो. लेकिन सियासतदान के लिए बहुत आसान है.
सियासतदान के लिए बिजनेस करना जो सियासतदान बिजनेस करता है उसके लिए तो बहुत आसान सर है। वो ज़्यादा घाटे में, क्योंकि जो सियासत है, जो मुझे पता है ना, कल को इंशाल्लाह अल्लाह करे, अगर अल्लाह कामयाबी दे मुझे सियासत के अंदर, मूवमेंट के लिए तो बहुत एक खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ये कहना मकसद है रिस्क है। यू नो, इंटरेस्टिंग, आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो आई वोंट नेम दिस पॉलिटिशियन, बट ही इज़ अ वेरी वेल नोन फिगर आउट देयर। बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है और वो काफ़ी हाई अप पोजीशंस भी गवर्नमेंट्स में ले चुके हैं। बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक ही है, और उनके जो सारे दोस्त उनको ताने देते हैं कि तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा, तुम सियासत में आए, तुम्हें क्या जरूरत है सियासत में आने की। क्योंकि कहने मकसद है कि सियासत या कोई एक I think he's been on that chair, that person you're talking हो about. सकता है आई कैन नॉट कंफर्म नॉट डिनाई, बट उनको हर कोई यही ताना देता है कि तुम क्यों सियासत में आए, ना तुम्हें शोहरत की कमी थी, ना पैसे की कमी थी, तुम्हें क्या वो शौक था, वो क्या चीज़ थी। लेकिन बात सर ये कि सियासत के अंदर it's about giving back to the community, right? A lot of people entrepreneurship भी वही है। Entrepreneurship is with obviously वो भी किसी पागल कुत्ते ही नहीं काटा होता है एक entrepreneur को, क्योंकि you're trying to solve a problem that you see exist in the market at a time where no one else is solving it, right? And उसको deliver करने के लिए the level of execution you need, the level of refinement you need doesn't exist because किसी और ने वो काम किया नहीं है या कर रहे हैं तो everyone's learning at the same time. So the DNA composition to me is very similar. It is. Hence why it was a very easy or a natural transition, because even an entrepreneur, you know, or even let's say when you're a politician, when you're figuring out things, when you're trying to rally people around, you need to, you know, the game is that you have to manage people's expectations. चाहे कोई भी अरेंजमेंट हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सियासत हो, लोगों के एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने हैं। क्योंकि अगर आप सियासत के अंदर आप लोगों के काम नहीं कर पाएंगे, और ऐसे अगर आप 90 काम कर लेते हो और 100 में से 10 काम आपके नहीं होते, लोग आपको गालियां देंगे। So you're saying कि at the end of the day it is about the individual जो दूसरों के मसले हल कर सकता है। At the end that's what it is, because the thing is सियासत के अंदर भी कारोबार के अंदर भी आप एक मसले का हल ही सिंगल मसला हल कर रहे हैं उसके लिए obviously you're getting paid for it, hopefully से प्यास लग रही है, मेरा मसला प्यास है और मेरा बिजनेस जो है पानी का है, तो you're solving my need for solving a problem. इसी तरह सियासत में प्रॉब्लम्स की वैरायटी ज्यादा है, Exactly. लेकिन वो जो आम आदमी है वो किसके पास जाए उस मसले को हल करने के लिए, राइट? Hence why जनरली लोग यही फीडबैक देते हैं, राइट, कि या वो सियासतदान अच्छा है क्योंकि वो अप्रोचेबल है, या वो सियासतदान बहुत खराब है कि वो मुझे सही तरह हाथ भी नहीं मिलाता। तो अगर आप एंड यू कांट फेक इट, एज आई सेड, मैं पहले भी आप यही मैंने बात मेंशन की कि यू कैन नॉट फेक दीज थिंग्स अबाउट यू। If you're not a people's person, if you're not patient enough to you know hear people rant out their problems to you, be it politics or even business for that matter, it's not for you. You need to have that thick skin to deal with you know people you know quitting their jobs at your firm. You need to deal with people you know backstabbing you in politics, and I've seen that happen, right? Like I've seen it happen to my father plenty of times. I've experienced it myself. You know, one fine day, you know, your star performer gets up and leaves because he has a better offer from someone else, and you know, you being an entrepreneur yourself, I'm sure you go through it every single day. So I'll ask this question: You've seen it. You've probably seen it in your business as well. I get this question asked a lot of times. Hey, why do you trust people when you know they're going to screw you over? My response has always been, as long as I'm screwed over only 49% of the times and I win 51% of the times, I'm net positive. Yeah. Right? So why not keep trying? And you know what the funny thing is, अभी 2 दिन पहले वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, फेडरर ने कोई स्पीच दी है अपनी commencement speech, उसमें he said I only won 54% of the points of all my matches. ठीक है, and by winning 54% of the points, he's become the number 1 tennis player. So technically, his odds were only 4% greater than random chance. Right? And so all I'm saying is that chance is what typically chance is what you bet on. If you're 2 to 3% greater the chance, or even 1%, you're a winner. Yeah, it's worth the bet. It's worth the bet. Yeah. But does the same apply in politics? Because in entrepreneurship, my life is not at stake. Yeah. I lose my money. But in politics, especially in Pakistan, लोगों की जिंदगियां stake पे होती हैं. Yeah. Is it worth the bet? Is my question. Is it worth the bet of trusting in people in politics? Yeah. It's a very interesting question, because look, at the end of the day, the goal has to be bigger than yourself, right? At the end of the day, you know, what matters to you is does the end goal really drive you enough for you to deal with such
evasiveness or with such deception. Because again, like, I'm sorry to like constantly bring up my dad's example in this case, but literally, in the last so many years, especially 2012 onwards, when I saw my father struggle very badly in politics. I don't know if you know much about, the recent past in terms of what happened in Liari. The Liari gangs, Aman Committee. Yeah, the Aman Committee coming into the picture, politically replacing my father essentially, and a lot of my father's close companions, they essentially backstabbed him. Who brought the Aman Committee in? So Aman Committee, dekhe, it was a consortium in business terms. Who is part of that consortium? ये आपके लोकल उधर के जो लोकल गैंग्स ही थे, उन्होंने कहा यार कि हम लोग इतने अरसे से एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हैं, राइट? हम लोग आपस में बैठते हैं एक ही टेबल पे और अपनी जो पुरानी रंजिशों को भुलाकर लोगों की आवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं. That's what the Aman Committee said. That's what the Aman Committee said. Sounds like a political statement. Yeah. But that's what it was. It was essentially like it was a local thing. It was a local thing. किसी और का हाथ नहीं था इस पे political parties का. वो तो we'll talk about that in a bit. I mean, I don't know if we'll go completely off track. We started opening up that Pandora's box. But ये है कि obviously इस तरह के groups without political support, without the establishment support, इस तरह के जो so there was establishment support and there was political support, and the People's Party to a certain extent was in power then. But you see, this is my point, is why to a certain extent. The reason I asked this question is you went exactly where I was hoping you'd go, in especially the area you want to play. That is a violent area. It's had that history there, heads being kicked around like footballs and shit. That happened in 2013, that happened. I was in A-level at the time, No heads got kicked around in entrepreneurship. Let me be honest with you. I have not heard of anything like that, right? So why would I switch from something where if trusting in people only loses me a little bit of money and I could probably gain that back, versus trusting in people could cost me my life? Maybe you could say this is our comfort zone in terms of what we've experienced, what we've sort of heard, or we haven't seen people's heads being kicked around, but we've definitely heard things like my father one day gets a call that your XYZ friend got killed because you took out a rally in your favor, and the Aman Committee boys showed up with AK-47s and shot him down. So it's definitely obvious. It's a price. It's a price. But the thing is, it all depends on you, right? But the thing is that this is where I struggle, and this is my second part of what I struggle with. I struggle with believing any politician, young or old, who says that my vision is for something great for whatever, community, society, area, constituency, whatever you want to call it. Ki my vision is greater than me. चलो जब Elon Musk कहता है ना कि यार मुझे एक community Mars पे डालनी है, वो ठीक है, maybe somewhere I believe him, ठीक है, उसका ego का भी play है, समझ आता है, right? इसी तरह let's say, UGG shoes maker was from Australia. He wanted to take this unique Australian product and give it to the world. ठीक है. इसी तरह if you look at Shoe Dog, Phil Knight, the founder of Nike. ठीक है. His goal was to he was a runner. He was a runner, and he just wanted to build better shoes for running. That was his vision. That was the vision. And it led to whatever Nike's become today. But I don't see that, man, in politics, right? Especially here. I don't see that from people, which is why I'm skeptical, which is why I asked the question, how can that kind of vision exist? And if it's not that kind of vision, why do you want to risk the one thing you cannot replace? So देखिए, आप जैसे लोग जब वो कहते हैं ना political fold से बाहर रहते हैं और with all due respect तनकीद ही करते हैं, तो चीजें किस तरह उस विजन की तरफ eventually जाएंगी जो आप by bringing I'll tell you how by doing this podcast, by bringing people like you in. How did you end up here? That's a question. You ended up here because you pinged me. I did. I wanted to be part of this platform, to have an intelligent conversation so that your audience we've never met before. We've never. I literally pinged you on LinkedIn saying that I really like your watch, The Hulk, and I've been following your content for quite some time. I was like, what is he talking about? And I looked at the pictures like, I was like, oh shit. And then I was like, you could see it. But the point is, then I looked you up and I was like, my first reaction was, this kid's crazy. Like, his LinkedIn tells me he went to LSE.
He worked at PwC. Yeah. Now he's moved back, did a startup. चलो वहाँ तक बात समझ आती है. Now Right. he's telling me he wants to run from Liari's Yeah. constituency. Surabgod. Sorry, Surabgod. मतलब your family is from Liari. Yeah, yeah. मैं initially मैं समझा Yeah. कि Liari से था. Yeah. मैंने कहा ये पागल है यार. Like, I want to hear what he has to say, and not because like you are your father's son, Yeah. but what is it that is making you tick, and Yeah. why are there are two 20-year-olds sitting in this room right Yeah, now, yeah. right there. Yeah. Why are they not thinking like Yeah, this? yeah. Is it because they don't have that political backing? That family की जो dynastic politics है, Yeah. ये लोग इस तरह कभी नहीं सोचेंगे, but you're thinking like that. I So what are you willing to risk? I completely agree ये with मुझे you. नहीं समझ आता. I completely agree with you. Look, बात सारी ये है कि मैंने बीच में भी ये बात mention की थी. It's about your comfort levels. Again, एक for example देखें आप एक naturally जो आपके बड़े एक चीज़ करते हैं वो आप naturally ज़्यादा comfortable उस चीज़ को pursue करने में रहते हैं. एक वकील का बेटा naturally एक ज़्यादा comfortable वकील होगा, ज़्यादा confident वकील होगा as opposed to someone who's not. And similarly मेरे लिए भी कहना मकसद है कि I know a lot of my friends do say the same thing about me doing this like you are. और मेरा इनको यही जवाब होता है कि आप लोग साथ में पला बड़ा हूँ, राइट. मैं आप लोग आपका और मेरा समझें कि जो विजन या माइंडसेट एटलीस्ट अलाइन तो करता है, राइट, कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कंट्री. और जितने ज़्यादा लोग जिनका वो माइंडसेट एटलीस्ट जिनको वो एहसास है क्या कि इस मुल्क के साथ वो मसले मसाइल क्या हैं, एज लॉन्ग एज वो लोग इस पूरे पॉलिटिकल फ्रेज से बाहर रहेंगे, इन मसलों का हल नहीं कोई निकालने वाला है. ये मसलों का हल खुद ब खुद नहीं निकलेंगे. सियासतदान को पहली बात तो ये देखें, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू यही रहा है कि सियासतदान को कभी इस मुल्क में काम करने दिया नहीं गया है. जब भी सियासतदान ने काम करने की कोशिश की है उस पर कभी ताहिरुल कादरी ला के बिठा देते हैं, उन पे कभी पैनमा पेपर्स का एक पैंडोरास बॉक्स है, प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, वो तो खुद मैंने भी देखी है, लंदन में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इवेंचुअली जो आप वो है एविडेंस आप स्टैक अप नहीं कर पाए कि आपने किस तरह इल गॉटन वेल्थ से खरीदे. इवेंचुअली आपको किस बात में निकालेगा कि आपने एक रिसीवेबल तनख्वाह अपनी विड्रॉ नहीं की. वो तो आपका शिकागो का क्या गैंगस्टर था, दैट वाज कॉट ऑन टैक्स एवेजन यार, अपना 30s के अंदर. ही वाज अ बिग मॉबस्टर इन शिकागो. व्हाई इज हिज नेम स्लिपिंग माय माइंड? राइट. But the point is that obviously a lot of these things cannot be proven, but it's there, right? Yeah. And so the challenge is that it is a gray area, right? And I think the question then becomes, to me, is fine. You've decided you're going to do this. What do you think is your greater purpose in doing this? What is it that you want to do for the greater good that is making you take this risk? Man, simply put, the reason why I am doing this is because I think that, or I'd like to believe that I know what needs to be done in terms of, I know for a fact कि पाकिस्तान का जो core issues जो भी हैं अभी, for example, हमारी economy is completely wrecked, right? Why is this the case? वो यही है कि हमारे पिछले 7 दहाइयों से, राइट, 7 decades से हमारा एक कांस्टेंट एक करंट अकाउंट डेफिसिट में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं. पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ का भी इधर टेक ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे जो मोस्टली जो बिजनेस फैमिलीज़ थी वो इतना ज़्यादा सब्सिडीज़ से इतना ज़्यादा एडिक्टेड थी कि वो उन्हीं चीज़ों को बार बार कर रहे थे जो कि वो सब्सिडीज़ उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रही थी, राइट. कहने का मकसद ओवरऑल आई नो कि यार कि व्हाट पॉलिसीज़ or what steps or what actions we need to take as decision makers, as policy makers, that would eventually help us realize that eventual goal ke Pakistan stops running back to the IMF, back in, back out. Pakistan's digital economy takes off. We're currently standing at $3 billion of IT exports. We need to take this up to $10 billion in the next 7 years. Our startups are struggling. Our startups were struggling to a certain extent because let's say कि एक दिन कोई हमारी opposing सियासी जमात रैलीज निकाल रही तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है जिसकी वजह से फूड पैंडा या बाइकिया जैसे स्टार्टअप स्ट्रगल करें. I know being a part of the ecosystem or being part of that gentry or that community or that ecosystem in general कि what's wrong with this country. और मेरा simple belief ये है कि as long as हम जैसे लोग इस फोल्ड के अंदर नहीं आएंगे या वो साउंडिंग बोर्ड नहीं बनेंगे टू द इवेंचुअल डिसीजन मेकर्स, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी. एंड मेरा मानना है, मेरा इस चीज़ का बड़ा एक फर्म मानना है कि अब आगे वाला जो जनरेशन सियासी जो आने वाला है,
Bilal's a young guy, right? Bilal's what, like 34, 35 years old. He knows where things are heading. He's the sort of person, again, who pretty much does exactly what you and I would do. He'd probably spend most of his time on Twitter, or he'd be interacting with people on podcasts and things like that. Like, he's a young guy. He knows कि हमारा जो आज 60% ज़्यादा जो हमारी आबादी है, जो कि 30 साल कम उम्र है, उनके लिए फ्यूचर में क्या वो चैलेंजेस आने वाले हैं, राइट? इन टर्म्स ऑफ कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं वो समझिए क्या मकसद है, दिन ब दिन वो या तो बढ़ती जा रही हैं, या यही हो रहा है कि हमारे लोग ज़्यादातर हमारे एक वेस्टेड ह्यूमन कैपिटली वेस्टेड हो रहा है। पाकिस्तान का ये एक इशू ये कि हमारा जो एनर्जी जो है, एनर्जी प्राइसेस हैं, रीजनली वी आर द मोस्ट अनकम्पेरेटिव। हमारे ये कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टंटेड ग्रोथ है उनका, हमारे जो बच्चे हैं वो इलिटरेट हैं मोस्टली। तो कहने मकसद है, यू नीड मोर एंड मोर पीपल हु वुड बी क्लोज टू द लीडरशिप, और वुड बी एक्चुअली हैविंग दिस डायलॉग विद इन द पार्टीज डिसीजन मेकर्स, दैट वुड इवेंचुअली इंश्योर कि वो पॉलिसीज कंस्ट्रक्ट हो या वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो, तो ताकि कल जाके ये पॉलिसी इश्यूज ये एड्रेस हो, राइट? अगर मुझ जैसे लोग उस साइड में ही बैठे रहेंगे और बिजनेस ऐसी इन्वायरमेंट में करते रहेंगे, जो कि करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर मेरे पास वो एक कहने मकसद है वो मेंटल टफनेस कहीं है, वो कंफर्ट लेवल है, बिकॉज आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली के साथ साथ मैं जाके पॉलिसी डिसीजन मेकर्स के बीच में बैठ के मैं ये पॉलिसीज को पुश थ्रू कर सकता हूँ एज अ पॉलिटिशियन, तो मैं वो चीज़ को क्यों ना करूँ मैं? Even if that means that there's a certain price to be paid, right? I understand that there's a price in terms of security risk, but I've just become comfortable with it because I've grown up around hearing these security threats being there, this security risk being there. So I think that's a very, very sort of clear way of thinking about it, right? That if not us, then who else? The educated, the lot that can make a difference for the community at large, right? ठीक है, मैं मान गया. I'm going to link this to something I've been reading, this book called Super Intelligence. Okay. ठीक है, and I've been following a lot of research around healthcare and sort of the advances in that space. दो concepts को मैं connect करूँगा, and I'm going to come back to your point. Okay. Number one, एक concept ये है कि if you live for the next 20 years, you have a shot at living up to 120, 130, 140 years of age. Okay. Because there'll be so many advancements in technology, in supplemental living, in life, you'll be able to sort of replace all the broken stuff in your body, and you'll be able to eat all the healthy stuff that can give you longevity. सही है, तो एक तरफ हम ये पाक कर देते हैं. दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये है सुपर इंटेलिजेंस का, कि इसी तरह there is going to be intelligence that is going to become at a higher level, either through, let's say, connected AI or whatever. Stuff like Neuralink? And stuff like Neuralink. Okay. Right? You saw in Neuralink, the guy whose chip was implanted in his brain was playing, I think it was checkers or chess. And he's a paraplegic. He was just using his brain controlling a computer. Yeah. And that was insane. Yeah. Right? So imagine if you connect brains around the world to create a super brain. Right? For both these things, you need two things. Number one, you need money. Okay. Money is going to buy you health. Yeah. And money is going to buy you intelligence. Yeah. Right? Yeah. Number two, you need longevity. Mm-hmm. Which means you need to take care of what you have today. Yeah. Jumping into politics or entrepreneurship, as a matter of fact, neither of them are supporting that, because entrepreneurship and politics burns a lot of cash. It does. And it really stresses your body out. Yeah. So why not focus on preserving cash, right, and just maintaining a healthy lifestyle, yeah, and accessing what the future has to hold? Yeah. And why jump into this, yaar? Yeah. It's a much easier solution. Yeah. And then when you live longer and happier and you have the wealth, and you're part of this elite, super intelligent network of beings, फिर देख लेना क्या करना है, अभी क्या ज़रूरत है? Right. No, that's a very fascinating way to look at it, and I'm pretty sure a lot of people out there, I don't know if you are certainly thinking about, about something along those lines, but baat sahi hai, right, कि it's about level of impact. Entrepreneurs, politicians are the ones who would eventually have that level of impact. ये भी जो आप super intelligence या longevity की बातें कर रहे हैं, कोई ना कोई अपना वो longevity को stake पे लगा के, या अपने उस समझे उस कैश को स्टेक पे लगा के ही वो eventually उस गोल को हमें
अचीव करने में रियलाइज करेगा, राइट? लाइक कोई एंटरप्रेन्योर ही वो इस चीज को बिल्ड कर रहा है, राइट? उसका नाम है ब्रायन जॉनसन. I know about that. He spends over $20 million a year, right, to look the way that he looks. Yeah, I actually did read about that guy. He's quite crazy. And now he's launched his own brand called Blueprint. Yeah. So look, you want crazy people like that, right, to actually take things to the next level. If you didn't have people like Elon Musk, if you didn't have people like Steve Jobs, if you didn't have people like Benazir Bhutto in politics today, or in general, out there in the world, how would people people need role models. So your point is, to create impact, you got to do crazy things like you this. have to. I mean, and so that's your goal, is to create impact. Hence why a lot of people call me crazy to do whatever I'm doing right now. People call me crazy for moving back. One of your cameramen just did. And, but the thing is, you have to, obviously, someone has to be crazy out there in order for people to eventually sort of be motivated, or, have role models in life. I'm not saying that I'm worthy enough of being called a role model, but I'm hoping that one day I might be. I might be for my family. I might be for my tribe. I might be for my fellow Karachiites, or fellow Baloch. In general, for my fellow Pakistanis. The end goal is that. So let me ask you my last question, and then you've decided this. You're clear. I think I've pushed back on it a fair amount. Yeah. And I think that you're clear about you wanting to make impact. Yeah. Fine, you're making impact. Go for it. Crazy. Whatever. But how do you feel that the way you create awareness, मतलब ये जो मैसेज है लोगों तक किस तरह पहुंचाओगे तुम, कि यार मैंने आपके लिए कुछ आके करना है, right? Do you think campaigning, political campaigning, marketing yourself is going to be different for your generation than it was, let's say, in your family legacies generations? या उसी तरह marketing होगी कि आप हर गली पे जाके corner meetings करके दरवाजे खटखटाएं, उनके मैयतों में साथ हों, उनके शादियों में साथ हों, मतलब, या ये डिजिटल जनरेशन में घर बैठ के टिकटॉक वीडियोस बना के हम जीत सकते हैं? So it'll need to be a hybrid approach. Although I feel like, look, because I'm doing constituency politics as well, right? So my aim is to do two things. One is constituency level politics, which is actually be out there on the ground in Sorab Gort area. Go meet the people, see what their issues are, and hopefully try to address them. And दूसरा ये कि obviously help my party and the incumbent government at a policy making level. And obviously, once, inshallah, if we're successful and if the party chooses to, to take my opinions on board, and obviously, using digital channels to actually ensure that the message goes out there, this is what we're working on, and we'd like to actually hear from you in terms of what you want us to work, do for you. But the thing is, again, as I said, unfortunately, हमारा जो मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा class divide है कि literally if you go down to Sorab Gort is not too far from here, by the way. It's like what, a 30-minute drive. Al Asif Square, आपने सुना होगा, Al Asif Square की मशहूर उधर आपको कढ़ाई टिक्के वगैरह मिलते हैं. ज़्यादा दूर नहीं इधर से, राइट? आप थोड़ा ही मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर अंदर चले जाएं, उधर घोटों की हालत है, जाके आप उधर देखें, लासी घोट है. It's horrific. It's horrific, right? Like लग नहीं रहा कि आप कराची शहर में आप, और कुछ ही आगे जाके कुछ किलोमीटर आगे बहरिया टाउन है, जो कि उन्होंने एक दुबई का रेप्लिका बना दिया उन्होंने essentially, जो कि by the way also was built on Gabol tribes lands, by the way. वो एक बड़ी interesting story, कभी फिर मौका मिला तो आपको बताएंगे. You should have led with that, यार. Sorry? You should have led with that story. वो काफी interesting story, but खैर वो बाद में, अब तो खैर fortunately अब तो मलिक साहब का नाम भी ले सकते हैं, बीच में तो सेंसर भी किया जा रहा था. But खैर बात सही है कि लोगों के issues, it really varies from class to class. अगर आप लासी घोट में आप चले जाएंगे, लोग आएंगे, मुझे कहेंगे सर वो हमारे शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे सर हमारे, समझे कि लिटरली आज के दौर में भी यू हैव पाकिस्तानी रेजिडेंट्स, आई एम नॉट अबाउट अफगानीज बाय द वे, ऑल्दो उधर काफ़ी बड़ी अफगान पॉपुलेशन भी है हम जो इस इलाके में है, सोराब गढ़ के इलाके में, लेकिन आपके पाकिस्तानी आज तक उनके पास NICs मौजूद नहीं है, आज तक NICs नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, यूड बी शॉक टू हियर कि काफ़ी जो एरिया के रेजिडेंट्स होते हैं, एक वक्त बल्कि लियारी का बाय द वे एक इशू था, लियारी वालों के NICs डिफेंस के नादरा पे नहीं बनते थे, क्योंकि वो इन जनरल उनका एक बायस था, तुम लियारी सो तो कोई ना कुछ मसला होगा तुम्हारा. लाइक लिटरली कराची का सबसे पुराना इलाका, लिटरली कराची स्टार्ट फ्रॉम लियारी.
I ठीक completely है, और agree, उनको but कहा जा रहा है तुम्हारा लियारी साल हो गया, तुम्हारा तो एनआईसी नहीं बन सकता. तो समझे लोगों के इस तरह के इश्यूज हैं, उनको समझेंगे राइट ऑफ रिकग्निशन तक नहीं मिल रहा. एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव पीपल लाइक यू एंड मी हु आर एंटरप्रेन्योर्स ट्राइंग टू मेक मनी थ्रू द टेक वर्ल्ड. उनके पॉलिसीज उनके चैलेंजेस कुछ और है, उनके लिए पॉलिसीज कुछ और डिवाइस करनी पड़ेगी कि यार कि एक्सेस टू इंटरनेट, 0% tax rates or lower tax rates to incentivize freelancing, stuff like that. कहने मकसद है these are polar different worlds that we need to address at the same time. तो ये वाली जो दुनिया है जिसमें जो कोर जो बेसिक इश्यूज हैं उनके लिए एड्रेस करने के लिए ग्राउंड पे मुझे होना पड़ेगा, और मैं इसके लिए होता भी, और उसमें कंफर्ट भी. बाय द वे मुझे इश्यू नहीं होता कि मैं गटर के पानी के अंदर चल रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा अगेन आई हैव सीन माय फादर डू दैट. एंड अगेन और बात सही कि हर किसी बस की बात भी नहीं है. माय फादर अगेन एज आई सेड, हम लोग का कहने मकसद है कि आपके अंदर जब तक वो पर्सनल और ड्राइव नहीं होगा कि यार कि लोगों के साथ अगर देखिए आपके दिमाग में आपके अंदर वो एक सोच होती है ना कि मेरा व्हाट इज माय टाइम वर्थ. क्या आप समझते हैं कि आपका टाइम इज योर टाइम वर्दी फॉर यू टू एक्चुअली गो डाउन देयर, गटरों के पानी में फिरते हुए लोगों से जाके मिलना मिलाना, लोगों के साथ वो एक एहसास दिलाना कि यार कि हम आपके साथ खड़े हैं. इज दैट वर्थ योर टाइम? यू कांट फेक दीज थिंग्स. मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है ना कि सियासत वो दी जाती है ताकत, ये सब बातें होती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि उस असेंबली के अंदर 300-350 लोग बैठे हैं, वो सर वो 22-23-24 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन है. 300% 300 बंदा उस 22-24 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन है. कितना परसेंटेज बनता है? कांट इवन स्टेट इन परसेंटेज नंबर्स, परसेंटेज पॉइंट्स में कितना परसेंटेज बनता है? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है. तो हर किसी की बस की बात भी नहीं है. वो क्यों आपको पता है, जब नेशनल असेंबली में जाते हैं आप वो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते. वो कहते हैं कि इधर 22 करोड़ के आवाम का वोट लेके लोग इधर आके लोग इधर बैठे हुए हैं. तो यू कांट फेक दीज थिंग्स. यू हैव टू रियली बी पैशनेट अबाउट इट. Even for entrepreneurship for that matter, right? If you're not passionate about what you're doing, if you're not looking forward to waking up the next day to actually walk into the office, and there can be days where you might be feeling low. I mean, that's completely Very okay. true. But as long as you're not really committed to it, you can't fake it. yeah, you cannot fake it. I mean, it's I would not have done this podcast today had I been on a job. Right. Because I literally flew in last night. Yeah. I was burnt. Yeah. And this morning I got up and I was like, no. And I had a full day of meetings. You walked in 5 minutes before I was done. That was these guys. Mm-hmm. But you're right. It has to come from within. Yeah. And if it's not going to come from within, yeah, no one can fake it. Yeah, you can't. Even an actor can try, but eventually लोगों को नजर आ जाएगा यार कि यार ये जो है ये अपने मकसद के लिए यहाँ बैठा हुआ है. तो कहते हैं ना, fake it till you make it. It only takes you, certain. It only takes you so far. So far, exactly. Yeah. Good stuff, yaar. Asad, I really enjoyed the discussion. Thank you for reaching out. My pleasure, sir. I'm really honored that you gave me the opportunity to be here. I love the passion. I love the commitment. You've got the right ingredients for success. And I wish you success. I don't think that, it is a crazy decision. I think that if you have the right ingredients in place, it is worth taking the risk, because all you need to do is win 51% of the time. That's awesome. It. That 1%, you need to play for that 1%, because chance puts you at 50-50 anyways, right? Brilliant. So Yep. Good luck. Wherever we can be helpful, we will be helpful. And I think you'd be a good representative, a passionate representative for the city, and someone, at least from the youth, the educated youth, जो इस मुल्क को आके वापस कुछ दे सके. And I think that if we can find 200 plus people like you in the assemblies, यार, जो अपने लोगों को कुछ देना चाहें, I think we're fine. मैं बस एक आखिरी बात ऐड करना चाहूँगा before we wrap up. Look, I certainly know a lot of people who are still very bullish on Pakistan. I'm just one of the few ones out there, but trust me, there are quite a few people. And and for entrepreneurs out there, and for people who are still figuring their way out, figuring their stuff out living here. There's a saying that when everyone's afraid, that's the time to be greedy. So there are reasons to still be bullish on this country. Pakistan has a bright future. It definitely does. It has the potential. You just need the right ingredients, as you were saying, to convert this into kinetic energy that would eventually help us achieve that greatness. But trust me, I know a lot of people who are putting their money where the mouth is at, and a lot of people are still very much long on Pakistan. So stay long on Pakistan. I understand कि dirhams and dollars attractive proposition है. भले जाएं, कुछ टाइम के लिए जाएं, लेकिन वापस जरूर आए.
और वापस आने की वजूहत भी हैं। ये एक जिस तरह अभी दुनिया जिस तरह अभी जाती जा रही है, वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह ट्रांजिशन करता जा रहा है अवे फ्रॉम द वेस्ट, you know, there's an exciting future ahead for this blog, for this part of the world. Thank you Asad, and thank you for staying tuned to Digitales. लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें, कमेंट्स छोड़ें, आपके सारे कमेंट्स पढ़ के फीडबैक लेके जवाब दे के मैं लोगों को इनवाइट करता हूं, और अगर कोई सजेशंस हैं प्लीज़ शेयर द सजेशंस विद मी. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. बाय बाय.